जो स्टोरी आज हम करने वाले हैं वो है द फ्री रेडियो। इट इज़ रिटन बाय सलमान रश्दी। ये स्टोरी उस पर्टिकुलर कैंपेन पे बेस्ड है जो 70s के बाद, इमरजेंसी के बाद ये एक कैंपेन चली थी, संजय गांधी ने चलाई थी स्टरलाइजेशन की, नसबंदी की। फर्स्ट लेट अस सी द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। एक तो जो प्रोटैगनिस्ट है इस कहानी का, रमनी, RAMANI, रमनी, वो प्रोटैगनिस्ट है। कहानी उसके ही आसपास रिवॉल्व करती है। वो एक रिक्शा राइडर, रिक्शा वाला है। दूसरा कैरेक्टर इस कहानी में है एक थीफ की विडो। वो रमनी से मैरिज करती है, 10 years ओल्डर है उससे, और फ्रॉम हर प्रीवियस मैरिज शी हैज 5 children। एक कैरेक्टर जो नैरेटर है कहानी का, वो एक ओल्ड टीचर है, बहुत अच्छा हाई सोशल स्टेटस है उसका। तो कहानी जब शुरू होती है, नैरेटर रमनी की स्टोरी बताता है। बहुत ही, जो रमनी है यंग है, गुड लुकिंग है। रिक्शा उसको, जो रिक्शा वो चलाता है उसको अपने फादर से ही उसने इनहेरिट किया है। सो नैरेटर क्योंकि सुना रहा है, जैसे हमने कहा था पर्सपेक्टिव होता है, तो नैरेटर का पर्सपेक्टिव रीडर को समझने को मिलता है। क्योंकि वो जब रमनी की बात करता है तो वो कहता है कि उसको सेड्यूस किया है एक थीफ की विडो ने। और क्योंकि ये हमें ऐसी ऐसी चीजें, जब हम किसी नैरेटर की पर्सपेक्टिव को देखते हैं, जब हमने कहा, जब हम द गाइड नॉवल को डिस्कस कर रहे थे, नैरेटिव टेक्निक को, तो हमने कहा कि थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू होता है तो बहुत ज्यादा रिलायबल होता है। एक कमेंट और जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं उस नैरेटर की, वो ऑब्जेक्टिव होती हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक ऐसा नैरेटर है जो खुद पात्र भी है, कैरेक्टर भी है स्टोरी का। सो वी सी कि वो रमनी और उसकी जो वाइफ है, उसका जो रिलेशनशिप के लिए वो बिल्कुल डिसअप्रूव करता है। आई कोट फ्रॉम द स्टोरी, वी ऑल न्यू नथिंग गुड वुड हैपन टू हिम while the thief's widow had her claws drug into his flesh। अब पंजों को मांस में धसा हुआ, ये कोई सही पॉजिटिव वे में इमेजरी नहीं है। इट टॉक्स अबाउट समथिंग, जैसे कोई एक बहुत ही इनोसेंट प्रे को शिकार बना देता है ना, एक क्रीचर को प्रे बना देता है, उस लिहाज से कहा गया है। आई रिपीट, वी ऑल न्यू नथिंग गुड वुड हैपन टू हिम while the thief's widow had her claws drug into his flesh, but the boy was an innocent, a real donkey's child। You can't teach such people। तो नैरेटर जो है वो, उसका अपना एक इंटरेस्ट है कि वो रमनी को उसके चंगुल से, उसके क्लचेस से बचाए वो, क्योंकि वो रमनी के पेरेंट्स को जानता था, जो नैरेटर है। अब विडो, जो कैरेक्टर विडो का है, वो कैसे डिस्क्राइब किया गया है, बहुत ही विशियस, वाइस से भरा हुआ, VICE, वाइस से भरा हुआ ये इंसान है। बहुत अट्रैक्टिव है, 10 years ओल्डर है रमनी से, और बहुत पुअर है, क्योंकि थीफ जो है, जब ही डिड नॉट लीव एनी मनी फॉर हिज वाइफ। तो नैरेटर जो है वो स्टोरी बताता है कि कैसे जो रमनी है और थीफ विडो है जो, ये मिलते हैं। हाँ अंकित? सॉरी मैम। हाँ कोई बात नहीं, कुछ बताओ। यू नो मैम, रेज्ड, गलती से दूर गए। ओके 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 ओके। तो ये जो स्टोरी चलती है, इट्स कि वो जो रमनी है और वो जो थीफ्स विडो है, हाउ दे मेट, और कि जो रमनी है वो अपना रिक्शा टाउन में लेके जाता है, राइड करता है, और जो वो विडो है, थीफ्स विडो है, वो एक शॉप में है, उसको डिस्क्राइब किया गया है, बनिया शॉप, यू नो। और जो नैरेटर है, क्योंकि हमने कहा कि नैरेटर बहुत ज्यादा प्रूव नहीं करता है उसका जो एक एटीट्यूड है, रमनी और थीव्स विडो का रिलेशनशिप, और जो थीफ की विडो है उसका भी कोई इम्प्रेशन अच्छा नहीं है, तो वो उसको
लाइक प्रोस्टिट्यूट, एक ब्लेम और कंसिडर करता है कि वो है लाइक अ प्रोस्टिट्यूट. I'll quote from the story. I won't say where the money came from, but people saw men at night near her Ruti Putti shack. Even the Baniya himself, they were telling me, but I personally will not comment. ऐसे जब नैरेटर्स के बीच में कमेंट्स आते हैं ना, फिर हम देखते हैं कि वो जो पर्सपेक्टिव है वो कलर्ड हो जाता है विद ओन प्रेजुडिसेस एंड बायस्ड ऑब्जर्वेशन. तो जो थीफ की विडो है और उसके बच्चे हैं वो भाग कर ना रमनी के रिक्शा को कैच करते हैं. और नैरेटर यहाँ पे सिर्फ ये बता रहा है कि जो विडो है ना वो भी प्रूव करना चाहती है कि शी हैज दिस एबिलिटी टू राइड इन अ रिक्शा इवन दो हर चिल्ड्रन वर हंगरी. तो नैरेटर क्या है, ये मतलब उसका ऑब्जर्वेशन है कि जो वो विडो थी उसने डिसाइड कर लिया था कि वो रमनी को सेड्यूस करेगी. तो उसके बाद जो रमनी और वो विडो है वो हर पब्लिक प्लेस में हर जगह दिखते थे. और नैरेटर जो है जब ऐसे बता रहा है इनकी जो स्टोरी, वो कहता है कि थैंक गॉड रमनी की मदर डेड, शी इज नो मोर, क्योंकि अदरवाइज आई कोट फ्रॉम द स्टोरी, हर फेस वुड हैव फॉलन ऑफ फ्रॉम शेम. तो रमनी जो है वो ही गेट्स इनटू बैड कंपनी, इलीगल जो लिकर है वो कंज्यूम करना शुरू कर देता है. वहाँ पे एक रानी का कैंटीन है, उसके बैक पे बहुत बार वो जाकर वो लिकर कंज्यूम करता है. और नैरेटर बहुत कोशिश करता है रमनी को परसुएड करने की, मनाने की कि तुम अपने इन नए दोस्तों से दूर रहो, बट ऑल हिज एफर्ट्स रैन इनटू यूजलेस वेंचर. जो रमनी के फ्रेंड्स हैं वो एक नई यूथ मूवमेंट चली थी, उसके ना आर्म बैंड्स पहनते थे वो, ठीक है, जो वो बांधते हैं बाजुओं में. और नैरेटर बिल्कुल भी उनको प्रूव नहीं करता है और हिंट करता है कि शायद ये लोग किसी ना बीटिंग अप में, किसी ऐसी बैड एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं. और रमनी जो है उसके पास कोई आर्म बैंड नहीं है, और वो उसके जो ये नए दोस्त हैं, जो उसकी ये नई फेमिलियरिटी हुई है, एक्वेंटेंस हुई है, ये भी उस पे एक प्रभाव जरूर डालते हैं. क्योंकि ये जो वो यूथ हैं जिन्होंने हमेशा वो बैंड पहना है आर्म पे, ये क्या कहते हैं, देखो दो ढंग होते हैं. कई बार जो बहुत इनोसेंट इंसान होता है ना, गलेबल भी होते हैं वो, मतलब दूसरे जो उनको कुछ भी कहें वो इजीली मान जाते हैं. रमनी जो है, जब वो ऐसे ये आम बैंड वाले जो यूथ्स थे, ये क्या करते थे, हमेशा कहते थे रमनी यू आर सो हैंडसम, यू शुड बी अ फिल्म स्टार. ये जो फ्लैटरी थी ये उनका प्लान्ड डिजाइन था ताकि वो उससे फ्री की ड्रिंक्स ले सकें और जो वो ताश या कार्ड्स जो भी प्ले करते थे तब उससे मनी ले सकें. अब उधर ये सब चल रहा है रमनी के सर्कल में, और यहाँ विडो जो है, क्योंकि नैरेटर हमें स्टोरी बता रहा है, तो विडो जो है उस सिचुएशन को और वर्स करती है, क्योंकि वो रमनी के इस जो ड्रीम उन्होंने फीड कर दिया है, उस ड्रीम को, कि कौन सा ड्रीम, वो कि तुम तो फिल्म स्टार होने चाहिए, उसको और रीइंफोर्स करती है. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि नैरेटर बताता है कि उसने ओवरहियर किया है विडो को, वो रमनी को पूरी पब्लिक में फ्लैटर कर रही थी. तो इस टाइम पे नैरेटर को ये हो गया विश्वास कि कुछ इम्पेंडिंग डिजास्टर होने वाला है. सो जब अगली बार विडो उस शॉप पे आती है और नैरेटर जो है अब वो कहता है कि मैं जरूर जो है इस बात में इन्वॉल्व होऊंगा, और मैं जो रमनी के डेड पेरेंट्स हैं उनके लिए मेरी जिम्मेदारी बनती है. और वो, क्योंकि हमने देखा है कि जो नैरेटर है वो बहुत हाई सोशल स्टेटस एंजॉय करता है, तो वो अपने सोशल स्टेटस को यूज करता है कि वो विडो को कहे कि यू हैव टू टॉक टू मी.
तो नैरेटर विडो को बताता है कि अब तुम्हें रमनी से जो अपना रिलेशनशिप है वो तोड़ना है, और विडो जो है उसको उस बात का रिस्पॉन्ड करती है. I'll quote from the story. Let me tell you, Mr. Teacher Sahib, retired, that your Ramani has asked to marry me, and I have said no because I wish no more children, and he is a young man and should have his own. So tell that to the whole world and stop your cobra poison. इस इंसिडेंट से नैरेटर जो है वो बहुत कम अपना इंटरेस्ट जो है उसका कम हो जाता है रमनी के अफेयर्स में, क्योंकि उसको लगता है कि अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता. बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो जो टाउन में हो रही हैं. लोकल हेल्थ ऑफिसर ने एक वाइट कारवां जो है वो पार्क कर दिया है स्ट्रीट में. वही व्हीकल जो हैं जहाँ पे हमने अभी कहा जो इसके ग्रुप में जो इसके नए फ्रेंड्स बने हैं रमनी के, वो आर्म बैंड यूथ जो हैं वो उस जो व्हीकल को उन्होंने पार्क किया है उसको गार्ड करते हैं. और ये कौन सा व्हीकल है जो मेन को स्टरलाइज करता है. इस टाइम तक रमनी जो है वो ड्रीम कर रहा है, क्योंकि ये जो स्टरलाइज करने का मूवमेंट था, ये जो कैंपेन था नसबंदी का, इसमें एक इंसेंटिव दिया जाता था कि यू विल बी गिवन अ फ्री रेडियो, बैटरी पे चलने वाला रेडियो. तो जब इस टाइम तक रमनी जो है वो ड्रीम कर रहा है कि मुझे भी वो ट्रांजिस्टर रेडियो मिलेगा, ये एक गिफ्ट की तरह है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो दिल्ली में मिल रही है, तो हर कोई कन्विंस्ड हो जाता है कि रमनी ने तो ये सब इसलिए किया है कि उसकी जो अपनी कुछ फैंटेसीज हैं वो रियलाइज नहीं होने वाली. और ये जो खुद रमनी भी है वो मानता है कि मुझे, क्योंकि ही इज फ्रॉम अ वेरी नॉर्मल बैकग्राउंड, और जिस तरीके से हम उसकी सिचुएशन देख रहे हैं लाइफ की, और जो ये जो एक बॉय की तरह है, वो कैसे उसके ड्रीम्स जिनमें वो विश्वास करता है, कभी कोई इसको कहता है तुम फिल्म स्टार बन जाओगे, तो वो उन ड्रीम्स में ही खुश हो जाता है. सो ही इज मोर हैप्पी देन हिज रियल लाइफ, ही इज मोर हैप्पी इन द ड्रीम्स देन हिज रियल लाइफ. तो जो थोड़ी देर बाद इस सब मसले में जो रमनी है वो विडो से शादी कर लेता है. जो नैरेटर है वो पूछता है फिर कि क्या तुम उस कारवां पे गए, और रमनी जो है he shows his interest towards the love that he has for his wife. तो वो नैरेटर जो है उस मैरिज के बाद वो कहता है माई इडियट चाइल्ड, यू हैव लेट दैट वुमन डिप्राइव यू ऑफ योर मैनहुड. और रमनी का जवाब है, इट डज नॉट स्टॉप लव मेकिंग और एनीथिंग, एक्सक्यूज मी टीचर साहब फॉर स्पीकिंग ऑफ सच अ थिंग. It stops babies only, and my woman did not want children anymore. So now all is 100% okay. Also, it is national interest. So I hope you all see that this is a comment on the campaign. Millions में जो है ये sterilized हुए थे लोग उस टाइम, किए गए थे. फैमिली प्लानिंग का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा था. सो रमनी जो है यहाँ पे फ्री रेडियो की जो बात ऐड करता है कि वो तो बड़ी जल्दी मुझे एक थैंक यू गिफ्ट के तौर पे मिलेगा गवर्नमेंट से. और नैरेटर उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता, बट वो उसको बताना चाहता था कि ये जो रेडियो स्कीम थी ये तो बहुत साल पहले ही अबंडन कर दी गई थी, खारिज कर दी गई थी. उसके बाद जो है विडो फिर टाउन में ज्यादा कभी, मतलब पहले तो वो बहुत कॉमन सबको दिखती थी, अब वो रेयरली बाहर निकलती थी. रमनी जो है वो बहुत ज्यादा काम करना शुरू कर देता है. एवरी टाइम पीपल सी कि रमनी राइड कर रहा है थ्रू द टाउन, है ना, और फिर वहां पे वो ऐसे मिमिक करता है जैसे, क्योंकि उसके पास रेडियो है और वो उसको सुन रहा है ब्रॉडकास्ट को.
और ये सब क्या कर रहा है, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, उसके पास है नहीं वो रेडियो, वो सिर्फ लोगों को दिखाना चाह रहा है एक कम्युनिटी के अंदर जो एक सोशल इम्प्रेशन होता है ना एक इंसान का, वो फूल नहीं बनना चाहता लोगों के आगे, और वो उनको दिखा रहा है, ही इज ट्राइंग टू फूल द पीपल आउट देयर कि हाँ रमनी के पास इंडीड रियल रेडियो है। तो ये जो रमनी है क्या कर रहा है, ये दिखा रहा है कि मेरे पास एक इनविजिबल रेडियो है, वो उसी को कंटिन्यू करता है। और इस इमेजिनेशन में ये जो एक फीट है उसके पास इमेजिनेशन की, शायद उसमें ही कहीं ना कहीं खुद भी बोझल है वो। नैरेटर यहाँ पे कमेंट उसका आता है, द नैरेटर हैड डिवाइन्ड दैट राम हैड poured into the idea of the radio all his worries and regrets about what he had done, and that if the dream were to die, he would be forced to face the full gravity of his crime against his own body. To understand that the thief's widow had turned him, before she married him, into a thief of a stupid and terrible kind, because she had made him rob himself. मैं इन लाइंस को दोबारा पढ़ूंगी तुम सबके लिए, मुझे बताना कि इसमें कितना इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो दिख रहा है। आई रिपीट, द नैरेटर हैड डिवाइन्ड दैट राम हैड poured into the idea of the radio all his worries and regrets about what he had done, and that if the dream were to die, he would be forced to face the full gravity of his crime against his own body. To understand the thief's widow had turned him, before she married him, into a thief of a stupid and terrible kind, because she had made him rob himself. So that means it indicates कि ये जो sterilization का campaign था, इसमें जबरन there were certain people who were forced to undergo this surgery, who were forced against their desires. So ये उस कैंपेन के बारे में बड़ा स्कैदिंग कमेंट है। ओके, तो वो जो वो कारवा है वो दोबारा शहर में आता है, और रमनी जो है वो थोड़ी दिन तो वेट करता है, उसको यही होप है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रेडियो लेके आएंगे, उसको देंगे, उसके घर लेके आएंगे वो। और वो थर्ड डे पे वो पहुंचता है विडो के साथ वहां, और रमनी अकेला है जब वहां पहुंचता है। वहां पे मतलब वो बाहर खड़ी है, जो थीव्स विडो है हिज वाइफ, और थोड़ी देर बाद वहां से ना आवाजें आती हैं जैसे कोई डिसअग्री कर रहा हो, और ऐसे लग रहा था जैसे रमनी को ना कुछ बहस हो रही है। और थोड़ी देर बाद ही इज विजिबली बीटन, और उसको वो ही उसके जो फ्रेंड्स थे आर्म बैंड के साथ जो रहते थे वो यूथ्स, वो ही उसको उस कारवां से निकाल देते हैं। एक दिन फिर रमनी अपने रिक्शा को सेल कर देता है और नैरेटर को बताता है कि वो और उसका परिवार अब बॉम्बे जा रहे हैं, क्योंकि उसने अपना वो जो फिल्म स्टार का जो सपना है वो पूरा करना है। कुछ महीनों बाद नैरेटर के पास चिट्ठी आती है, रमनी की चिट्ठी है वो, और वो इमेजिन करता है कि रमनी को तो आता ही नहीं है चिट्ठी लिखना, तो जरूर किसी ना किसी प्रोफेशनल से लिखवाई होगी उसने। और बहुत सारी उसको लेटर्स ऐसे आती रहती हैं जहाँ पे रमनी के द्वारा उसकी जो नई जिंदगी है उसको बयां करती हुई, और उन लेटर्स के अकॉर्डिंग जो इसका टैलेंट था रमनी का वो डिस्कवर हुआ था, और अब वो एक बहुत एक्सीलेंट लाइफ जी रहा है रिच फिल्म स्टार की। ये हमें नैरेटर की लाइन से पता चलता है, दे वर वंडरफुल लेटर्स brimming with confidence, but whenever I read them, and sometimes I read them still, I remember the expression which came over his face in the days just before he learned the truth about his radio, and the huge mad energy he had poured into the act of conjuring reality by an act of magnificent faith out of the hot thin air between his cupped hands and his ear. कप्ड हैंड एंड हिज ईयर, जहां पे वो दिखा रहा है कि मुझे सुनाई दे रहा है रेडियो से। दिस इज हाउ द स्टोरी एंड्स, राइट। जब हम
पहले 2 स्टोरीज हमने पढ़ी हैं, तब भी हमने ये देखा कि सिर्फ सरफेस लेवल पे कहानी नहीं, कहानी तो बिटवीन द लाइंस पढ़ने में समझ आती है। बहुत ही टाइटली निट कम्युनिटी है इंडिया की जहाँ ये स्टोरी सेट है, बहुत ही कॉन्वर्सेशनल लैंग्वेज है ना। बीच बीच में ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जहाँ पे जैसे रिटोरिकल क्वेश्चंस होते हैं, जहाँ पे रिटोरिकल क्वेश्चंस कैसे होते हैं जिनमें हमें कोई यस नो नहीं चाहिए होता, हम अपनी असर्टिव स्टेटमेंट को क्वेश्चन के तौर पे यूज करते हैं। जैसे हम कहें हु हेट्स वंस ओन कंट्री क्वेश्चन मार्क, तो इसका मतलब हम आंसर थोड़ी ढूंढ रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं नो वन हेट्स वंस ओन कंट्री। तो ये रिटोरिकल क्वेश्चन हमने कहा, हु हेट्स वंस ओन कंट्री। तो ऐसे कुछ रिटोरिकल क्वेश्चंस हैं, कई बार रेपिटेशन को यूज किया गया है स्टोरी में। और कुछ ऐसे हमारे सबके एक ना बात करने का ढंग होता है, हम अपनी स्पीच को दूसरे तक पहुंचाते हैं। देयर इज दिस डिस्कोर्स, पॉलिटिकल डिस्कोर्स भी होता है, कुछ सोशल डिस्कोर्स होते हैं। हम जब बात करते हैं, बहुत लोग हैं वो किसी पर्टिकुलर वर्ड को यूज करते हैं, ऑब्वियसली, एक्चुअली, यू नो, लाइक। तो ऐसे जो ये डिस्कोर्स मार्कर्स भी यूज हुए हैं यू नो वाले इस स्टोरी में। There is this line, we felt bad for him, but who listens to the wisdom of the old today? So this word, this phrase, who listens, it's a rhetorical question. Then there are words like exactly, nobody, certainly. और कई बार रमनी के साथ नैरेटर ने स्टोन हेड लाइक भी बोला है। उसके लिए जो मैं सिमरन पहले बात कर रही थी कि पे वाला वर्ड है जो रिक्शा के साथ यूज हुआ, रिक्शा वाला, ये तो हिंदी का एक्सप्रेशन है ना, बट इसको इंग्लिश नॉवेल्स और स्टोरीज में इंग्लिश वर्ड की तरह प्रोजेक्ट किया गया। तो रमनी इज अ रिक्शा वाला। और बीच में वो एक सेंटेंस भी कहता है कि आई सॉ इट हैपन, आई ब्लेम द वुमन, आई सॉ इट हैपन, यू नो। दिस इज अ कॉमन कॉन्वर्सेशनल वे ऑफ यूजिंग अ लैंग्वेज। ऐसा लगता है जैसे जब हम कहानी सुनते हैं, जैसे नैरेशन ना किसी विलेज गॉसिप की तरह चल रही है, क्योंकि नैरेटर जो है जब वो ये कहता है कि थीव्स विडो हैज प्रोस्टिट्यूटेड हरसेल्फ, सो we see through those lines, the thief's widow had gone to the baniya shop to buy some 3 grains of dal, and I won't say where the money came from. है ना, ये हमने पहले भी देखा। So I want all of you to notice that sometimes when you read a story, जो narrator होता है जरूरी नहीं है फिर वो रिलायबल रहे जब वो खुद कहानी का कैरेक्टर है। जैसे यहाँ पे जब हम ये पर्टिकुलर लाइन देखते हैं, जब वो ऐसे ऐसे जजमेंट पास कर रहा है थीफ की विडो के लिए फॉर बीइंग अ प्रोस्टिट्यूट, ये बहुत हिपोक्रेसी को बयां करती है, लोगों की उस हिपोक्रेसी को जहाँ पे वो ये पाखंड करते हैं कि हम तो कभी गॉसिप में इतना स्टूप नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वो जिस तरीके से किसी को जज करते हैं, है ना, ये सब गॉसिप का ही एक पार्ट है। अब हमने कहा कि कुछ ऐसे नैरेटिव टेक्निक है जहाँ पे थर्ड पर्सन है तो रिलायबल भी हो जाता है। अब लेकिन यहाँ तो हमारे पास कैरेक्टर खुद नैरेटर और कैरेक्टर है, तो फर्स्ट पर्सन में चल रहा है नैरेटिव टेक्निक। और ये नैरेटर एक ऐसा टीचर है, ओल्ड टीचर है, जो कि उस कम्युनिटी का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। रमनी के पेरेंट्स उसको पता है, और बहुत बार स्टोरी में वो 2 पर्सनल प्रोनाउंस को यूज करता है। पहले वो आए तो कहेगा ही, क्योंकि फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव है स्टोरी टेलिंग का, वो वी पे भी आ जाता है, क्योंकि वो वी कब भी बोलता है जब वो खुद को कम्युनिटी का स्पोक्स पर्सन मानता है, दैट ही अज्यूम्स द रोल ऑफ बीइंग द स्पोक्स पर्सन ऑफ द कम्युनिटी। जो आपने अपने आंसर में भी मेंशन करना है, वो बात करनी है नैरेशन की अनरिलायबिलिटी की, कि ये नैरेशन अनरिलायबल है,
रिलायबल होता है, जिसपे हम निर्भर कर सके, डिपेंड कर सकें, सच्चाई को मान सकें। क्योंकि यहाँ पे मैं इसको बार बार क्यों कह रही हूँ बच्चों, ये अनरिलायबल वाली बात, क्योंकि हमारे सामने वो एक पात्र है, कैरेक्टर है उस कहानी का, और उसके अपने बायस्ड, अपने प्री कंसेप्शंस, प्रेजुडिस्ड नोशंस हैं। उसकी जो जो नॉलेज है वो गॉसिप तक है, और वो कुछ जो भी विटनेस करता है। और एक चीज और बताऊं तुम लोगों को, कि जब हम पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर पे आते हैं, बिल्कुल जो 60s 70s का टाइम है, 1960s ऑनवर्ड, सलमान रश्दी जैसे राइटर्स उनमें से एक हैं। इन इन राइटर्स की जो राइटिंग्स है ना, उनमें आपको अनरिलायबल नैरेटर्स बहुत मिलेंगे, क्योंकि ये हमेशा सरियल कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे करते हैं ना, जो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जो रियलिटी को कुछ अलग तरीके से बयां करते हैं, राइट। कुछ ऐसी चीजें होती हैं पीस ऑफ वर्क में जो सीधी नहीं कही जाती, सटल इनडायरेक्ट वे में कही जाती हैं, जो रीडर उसको समझता है। ठीक है, क्योंकि जब हम देख रहे हैं इस कहानी को, जितना तुमने सुना है बच्चे स्टोरी को, जो नैरेटर का एटीट्यूड है, मैं पूरी तरह श्योर हूं तुम सबने नोटिस किया होगा कि वो पक्षपात से भरा हुआ है, नैरेटर का पर्सपेक्टिव फॉर द थीव्स विडो, प्रेजुडिस्ड है पूरी तरीके से वो। क्योंकि वो कभी भी, आप खुद देखो, एक ऐसा कैरेक्टर है उसको उसका नाम ही नहीं दिया गया, उसको उसके नाम की बजाय एड्रेस किया जाता है, जो हम बात उधर कर रहे थे मुल्क राज आनंद की स्टोरी में, कि वुमन इज नॉट नोन बाय हर ओन आइडेंटिटी। तो यहाँ पे उसका अपना नाम से उसको रिवील नहीं कर रहे हैं। सो वी अंडरस्टैंड द आइडियाज ऑफ द नैरेटर अबाउट द जेंडर। तो विडो हमारे सामने, रीडर्स के सामने ऐसे डिफाइन की गई है जैसे वो उसका जो जो डिसरिप्यूटेबल डेड हस्बैंड है ना, बिकॉज ही वॉज अ थीफ। और उसकी जो आइडेंटिटी है वो उसी से, जैसे वो कभी ना टूटने वाली जो डोर है उससे बांधी गई है। और नैरेटर ये अपना व्यू पॉइंट रखता भी है, वो बताता है कि women they are not at all independent beings. I'll quote from the story. The widow was certainly attractive, no point denying. In a sort of hard, vicious way, she was all right, but it is her mentality that was rotten. 10 years older than Ramani, she must have been, 5 children alive and 2 dead. What that thief did besides robbing and making babies, God only knows. But he left her not one new paisa, so of course she would be interested in Ramani. तो वो एक जो कन्वेंशनल मोरालिटी है उसको सेफगार्ड करता है, जो नैरेटिव मोरालिटी, जो ट्रेडिशनल नैतिकता के जो जो आइडियाज हैं, क्योंकि वो इस बात को अप्रूव नहीं करता है, वो फ्राउन करता है जब वो जिक्र करता है रमनी विद हिज लव इंटरेस्ट मूविंग इन द पब्लिक. I'll quote from the story. But after that, Ramani and the thief's widow were seen everywhere shamelessly in public places. And I was glad his mother was dead, because if she had lived to see this, her face would have fallen off from shame. Okay, एक और चीज हम देखते हैं एज अ रीडर, कि ये जो नैरेटर है, ये तो फैक्ट है, ये इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है देखना कि जब वो एक स्टोरी हमारे सामने है उसमें डायडेक्टिक टोन है, मॉरलिस्टिक टोन है, क्योंकि नैरेटर चाहता है रीडर को लेक्चर करना किसके बारे में, अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग टू द एल्डर्स, और जो डेंजर होते हैं ऑफ सकम्बिंग टू द फैंटेसीज, टू ड्रीम्स.
और ये जब आप अपना आंसर फ्रेम करेंगे, यू विल टॉक अबाउट कि इस कहानी में रश्दी जो है रिफर करते हैं रियल हिस्टोरिकल इवेंट्स जो, और जो जिस तरीके से ये वो यूथ मूवमेंट की बात करते हैं ना, आर्म बैंड्स पहने हुए वो यूथ्स थे, तो ये वो टाइम था, ये स्टोरी में लिखा हुआ है, दिस वाज द टाइम ऑफ स्टेट ऑफ इमरजेंसी। और हमें पता है इमरजेंसी का पीरियड इंडिया में 1975 से 1977 तक रहा, जब इंदिरा गांधी ने ऑर्डर के साथ अपना जो रूल किया उन्होंने इंडिया पर। और ये हम वी नो बिकॉज ऑफ द इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, इमरजेंसी कोई बहुत अच्छी बात तो होती नहीं है, वो लगानी पड़ती है ना। उस टाइम पे फखरुद्दीन अली अहमद प्रेसिडेंट थे। सबसे ज्यादा जब हम इंडिया की हिस्ट्री की बात करते हैं, पार्टीशन और वो, तो कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल पीरियड्स हैं इंडियन हिस्ट्री में, उनमें से एक है इमरजेंसी का पीरियड। जो मैंने पहले बात की कि संजय गांधी जो इंदिरा गांधी के बेटे थे, उन्होंने इस कैंपेन को लॉन्च किया था। वो फोर्स्ड स्टरलाइजेशन को प्रोपेगेट कर रहे थे, बढ़ावा दे रहे थे, और यही इस कहानी के जब हम थीम्स की बात करेंगे उनमें से एक है। तो जैसे हमने कहा कि दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थीम्स ऑफ दिस स्टोरी, फोर्स्ड स्टरलाइजेशन मूवमेंट दैट वाज कैरिड आउट इन इंडिया। इसके अलावा जो इस कहानी का थीम है वो इन कस्टडी जो हमने नॉवल किया, जैसे वहां पे बिटवीन रियलिटी एंड फिक्शन का डिस्कशन है, वो थीम यहाँ भी है। रमनी एक ऐसा कैरेक्टर है जो अपनी फैंटेसीज, अपनी जो ड्रीम्स हैं उनमें विश्वास रखता है। अब कौन सी फैंटेसीज और ड्रीम्स हैं उसकी? बीइंग अ फिल्म स्टार, या उसकी एक और ड्रीम क्या है, रिसीविंग रेडियो, अ फ्री रेडियो जो उसको गवर्नमेंट से मिलेगा फॉर अंडरगोइंग द सर्जरी। अब ये जो बाउंड्री है बिटवीन फिक्शन और रियलिटी, ये ब्लर होती है। कब ब्लर होती है? देखो वो इंसिडेंट जब हमने देखा कि रमनी जो है वो अपनी कम्युनिटी को फूल कर रहा है, ये प्रिटेंड करके, ये दिखावा करके कि उसके पास रेडियो आ चुका है, और कम्युनिटी भी शायद कहीं ना कहीं हाफ वे में पार्टिसिपेंट है उनके ड्रीम्स में। I'll quote from the story: Ram always had the rare quality of total belief in his dreams. His faith in the imaginary radio almost took us in, so that we half believed it was really on its way, or even that it was already there, cupped invisibly against his ear as he rode his rickshaw around the streets of the town. ये कमाल, ये एक्सपर्टीज होती है एक गुड स्टोरी राइटर की इमेज आपके सामने चलती है, फिर आप देखते हैं रमनी अपनी आंखों के आगे एक इमेज क्रिएट होती है ऑफ अ पर्सन कपिंग हिज हैंड्स नियर द ईयर्स टू शो दैट ही इज लिसनिंग टू सम रेडियो। Narrator कहता है, but when I saw him now, there was a new thing in his face, a strained thing, as if he were having to make a phenomenal effort, which was much more tiring even than pulling a rickshaw containing a thief's widow and her 5 living children and the ghost of 2 dead ones. As if all the energy of his young body was being poured into that fictional space between his ear and his hand. And he was trying to bring the radio into existence by a might and possibly fatal act of will. मतलब हर हाल में उसको अपना ड्रीम पूरा चाहिए, उसके लिए उसको चाहे इमेजिनेशन की हर फियट को अकम्प्लिश करना पड़े। तो जब हम ये सारी ऐसी लाइंस पढ़ रहे हैं स्टोरी में से, वी आर टॉकिंग अबाउट द नेचर ऑफ फिक्शन, इमेजिनेशन, रियलिटी, जहां पे ब्लर हो रही है ना। अब जब उसने कप किए हुए हैं अपने हैंड्स को ईयर्स के पास, और वो दिखाने की कोशिश कर रहा है, जो देख रहे हैं उनको लग रहा है कि यस ही इज लिसनिंग टू द रेडियो, सो ब्लर कर रहा है, वो धुंधले कर रहा है वो बाउंड्रीज जो फिक्शन और रियलिटी की हैं। और
एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे, वो है भ्रमित हो जाना। ये कोई सही बात नहीं है। तो रमणी जो है वो भ्रम में है। उसकी जो, क्योंकि जब वो नैरेटर ऐसी बात यूज कर रहा है ना, इस लाइन के एंड में देखो, चाहे उसको माइट का यूज करना पड़े, पावर का यूज करना पड़े, एंड पॉसिबली फेटल एक्ट ऑफ विल। तो फेट, FATE, फेट तो किस्मत है, लेकिन जब इससे ये वर्ड बनता है फेटल, इट टॉक्स अबाउट दी अबाउट सम बैड डाउनफॉल की तरफ लेके जाए। सो वी अंडरस्टैंड हेयर कि जब आप डिल्यूजन में आ जाते हैं, किसी भ्रम में आ जाते हैं, इतना ज्यादा आप इमेजिनेशन का एक्ट जो जो रमनी कर रहा है, और जिस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं इस फिक्शन के नेचर को, इसमें हमारे सामने पॉलिटिकल अंडरटोन्स भी हैं। इमेजिनरी रेडियो, रमनी का इमेजिनरी रेडियो के साथ होना एक कमेंट भी हो सकता है कि जब आप हैं फिर उसके प्रोपेगेंडा करते हैं, है ना, उसके कितने डेंजर्स हैं। सो दिस स्टोरी हैज सो मेनी पॉइंट्स। मतलब जब आप बात करेंगे अपने आंसर में, यू रेडियो है ना, ये एक सिंबल की तरह है। सिंबल है खुद को धोखा देना, सेल्फ डिसेप्शन, डिल्यूजन। आप जो एक इंसान है, आप उसको अलग करते हैं लोअर क्रीचर्स, एनिमल से, क्योंकि इंसान, ह्यूमन बीइंग्स जो है टू थिंक क्लियरली, यही तो सेपरेट करती है उनको लोअर फॉर्म्स ऑफ क्रीचर्स से। जब सिस्टम फेल हो जाता है, वो रमनी के थ्रू दिख रहा है कि वो खुद को ही डिसीव कर रहा है, खुद की थिंकिंग एडजस्ट कर रहा है, काउ टेल हिम टू थिंक और बिलीव। और ये जो लाइन है, इसको मैं definitely I want to repeat it. His young body was being poured into, poured, poured into that space between his ear and his hand by possible act of will. तो उसको बार बार बस उसके इल्यूजन, उसके जो जो उसको आइडियाज, उसके ड्रीम्स, कि वंस ही रिसीव्स द रेडियो तो सब कुछ वर्थ वाइल हो जाएगा। अब कोई यहाँ पे रमनी की हैप्पीनेस, जो उसका जो टोटल बिलीफ है उसके ड्रीम्स में, और उसको लगता है कि फिर हैप्पी लाइफ होगी, और ये हैप्पीनेस कैन नेवर बी एक्सप्लेन्ड बाय सम इमेजिन्ड अराइवल ऑफ द ट्रांजिस्टर, द रेडियो। तो यहाँ पे हम डेफिनेटली ह्यूमिलेशन की बात कर रहे हैं। अब ये ह्यूमिलेशन ही तो है जब उसको इतनी मार पड़ती है, और फिर उसको वो विलेज छोड़ना पड़ता है, वो डिसीजन लेता है। और जब आप देखते हैं कि रमनी का उस विलेज से डिपार्ट करना, और वो अपना जो उसका पहला ओरिजिनल ड्रीम है उसको फॉलो करना, कौन सा, वो फिल्म स्टार, बॉलीवुड स्टार बनना है उसने। और वो वो ड्रीम्स, दोनों ड्रीम्स जक्सटेपोज किए गए हैं रीडर्स के आगे। जक्सटेपोज होता है टू पुट टुगेदर। एक उसका ड्रीम, दिस दिस आई वुड से सूडो फैंटेसी है, ये झूठी जो एक इमेजिन्ड सिचुएशन है ऑफ हैविंग अ फ्री रेडियो, है ना। और एक तरफ उसका जो ड्रीम है ऑफ बीइंग अ बॉलीवुड स्टार। और ये दिखाया गया है कि वो इस दोनों ही ड्रीम्स को इंटरप्रेट किया गया है, क्योंकि ये एक तरीके से असॉल्ट है, अटैक है, कि वो कैसे रियलिटी को एम्ब्रेस करता है, वो फेलियर को डील भी करता है। जब वो नैरेटर ये बात कहता है दैट आई रिमेम्बर द ह्यूज मैड एनर्जी विच ही हैड पोर्ड इनटू द एक्ट ऑफ कंज्यूरिंग रियलिटी, तो ये कोई सीधा कमेंट, सीधी बात नहीं है। इट टॉक्स अबाउट आप कंज्यूर क्या करते हैं, आप तो जादू करते हैं। रियलिटी पे जादू करना मतलब आप उसको अपना बनाने की, आप उसको आप एक्सेप्ट करते हैं व्हाट यू रिसीव, वट एवर यू गेट।
अब हमारे सामने जो नैरेटर है, जो टीचर साहब कह के सब एड्रेस करते हैं, उनको ट्रस्ट करना और बिलीव करना, क्योंकि उनका जो एक मैसेज है, हमेशा से वो रमनी को सजेस्ट करते रहे हैं, एडवाइस करते रहे हैं, तो वो एक डायडेक्टिक टोन की जो हम बात कर रहे थे, तो वो यही कहना चाहते हैं कि एक इंसान को करेक्ट पाथ जो दिखाते हैं सेफ्टी की तरफ, वो एल्डरली जो सेक्शन है समाज का, उसको सुनना चाहिए। और वो एंड स्टोरी के एंड की तरफ कहते भी हैं ये बात, कि कई बार जो ओल्ड होते हैं उनके व्यूज को दरकिनार इग्नोर कर देते हैं कुछ लोग। तो जब वो स्टोरी के एंड में बोलते हैं तो वो डेफिनेटली अपने रीडर्स से ये कहना चाहते हैं कि अगर वो सुनता, रमनी हैज ऑलवेज बीन फुलिश, कि उसने he refused to listen and pay heed to the warnings given by the narrator। तो बार बार जो हम बार बार ये बात कह रहे हैं ना, वो नैरेटर के लाइन से ही क्लियर होती हैं, जो वो डायडेक्टिक मॉरलिस्टिक टोन है इस कहानी की, कि हमेशा एल्डरली सेक्शन, एल्डरली पीपल को रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो अगर हम इसको फ्री रेडियो को एक सिंपल वे में देखते हैं कि ये तो सिर्फ एक गिफ्ट है गवर्नमेंट की तरफ से, बट वी सी कि इसको कितना ज्यादा राइटर ने यूज किया है एज अ सिंबल इन द स्टोरी। तो क्या क्या है वो डिल्यूजनल फीलिंग्स है रमनी की, भ्रम में, विकेडनेस है विडो की, लेकिन ये सब क्या दिखाया है, ये सब स्केपिज्म की बात कर रहे हैं, ये सब बात कर रहे हैं अचीवमेंट और लॉस की, रिस्ट्रिक्शन ऑफ सेक्स की, डिल्यूजन, डिसेप्शन, सब कुछ चल रहा है साथ के साथ इस एक कहानी में। क्योंकि ऑथर का जो मैसेज है ना, वो इन सब चीजों से किस बात पे आ रहा है ऑथर का मैसेज, इस कहानी का मैसेज, वन हैज टू बी रियल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं आपने देख लिया कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो गई है और इसको फैमिली प्लान करनी है, और देन द डिक्रीज issued, an order is issued without realizing the importance of being realistic। रमनी भी नहीं रियलिस्टिक होता, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिए। और आप हमेशा, ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज है, that one has to be wary of the consequences of one's actions। जो आपने काम किए हैं, डीड्स किए हैं, उनके रिजल्ट्स भी आएंगे। और ये एक इम्पॉर्टेंट बात कि जितने एजेड पीपल हैं, एल्डरली पीपल हैं, जब आप उनकी बात को नेग्लिजेंस दिखाते हैं, वन हैज टू पे। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जिससे मैं अपना लेक्चर 1 खत्म करूंगी आज, वो है देयर इज डेफिनेटली अ क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू दिस स्टोरी।